आज के इस वीडियो में हम 8th क्लास का जो 5th चैप्टर है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेटा हैंडलिंग। इस चैप्टर में हम ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें हम ये सीखेंगे कि आगे जो हमारी एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर में, उन एक्सरसाइज में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम डेटा देखते हैं क्या आता है, और फिर उस डेटा को हैंडल करना, उसे क्या कहते हैं हम, डेटा हैंडलिंग। तो डेटा क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। डेटा जो भी आपकी तरफ, आपके आसपास चारों तरफ जितनी भी टाइप की इंफॉर्मेशन होती हैं उसे क्या कहते हैं हम, डेटा। और उसी डेटा को हैंडल करना उसे हम डेटा हैंडलिंग करते हैं। इस चैप्टर में हम उस डेटा को, जितने भी आपके पास चारों तरफ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका नाम हो गया, आप जहाँ पे रहते हैं, आप जो खाते हैं, आप जो पीते हैं, ये सारी एक टाइप की इन्फॉर्मेशन है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, डेटा। और इसी डेटा को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने को ही हम क्या कहते हैं, डेटा हैंडलिंग। तो उस डेटा को हम कैसे अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ ग्राफ कि कैसे हम कुछ ग्राफ का यूज करके डेटा को शो करते हैं। अगर हम पहले टाइप के ग्राफ की बात करें तो ये एक पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, जिसमें कि एक कार जो है, कार का डेटा दिया गया है कि इतनी कार इस मंथ में सेल की गई हैं, अगस्त में इतनी और सितंबर में इतनी। जो 1 कार है उसे इक्वल है 100 कार, मतलब जो 1 कार है वो शो कर रही है 100 कार जो है उसे रिप्रेजेंट कर रही है। तो जैसे कि हम जुलाई का देखते हैं, तो जुलाई में एक पूरी कार, फिर दूसरी कार, और फिर आप देख रहे हो यहाँ पे आधी कार। तो आपको यहाँ पे दिखाया गया है जो पूरी कार है वो 100 है, तो आधी कितनी होगी 50, वो यहाँ पे देखो डिनोट भी आपको बताया गया है। तो ये जो एक पिक्टोग्राफ दिया गया है, अगर आपसे कोई पूछता है अगस्त के मंथ में कितनी कार जो हैं सेल हुई हैं, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। कैसे, 1 2 3, और एक कार कितने की है, एक कार इक्वल है 100 कार के, तो फिर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 कार। इसी तरीके से अगर हमें पूछता है कोई सितंबर में कितनी बिकी हैं, तो हम कैसे करेंगे, 1 2 3 4, और एक कार कितने, 100 कार, तो 400 कार सितंबर में सेल हुई हैं। इस तरीके से अगर कोई भी ग्राफ, मतलब ग्राफ के फॉर्म में आपको कुछ देता है और उसमें से इन्फॉर्मेशन पूछता है, तो आप बड़ी ही आसानी से बता सकते हो। तो आगे हम भी देखेंगे कि हम, ये तो पिक्टोग्राफ था, अब हम आगे और टाइप के ग्राफ देखते हैं। दूसरा आता है हमारा बार ग्राफ। ये जो आपके सामने है ये एक बार ग्राफ दिया गया है। इसमें क्या होता है, ये 2 एक्सेस होते हैं, इसे एक्स एक्सेस, इसे वाई एक्सेस कहते हैं। 2 बनाते हैं, फिर क्या करते हैं हम, जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होते हैं इन पे हम जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एकेडमिक ईयर्स दी गई हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें 2003 से 4 में तो 100 स्टूडेंट थे, 2004 से 5 में देखें तो 200, और 5 से 6 में देखें तो 250। इस तरीके से जो ये हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपको कभी भी इस टाइप का कोई डेटा दिया जाता है जिसमें एकेडमिक ईयर्स दी गई हैं या फिर किसी भी टाइप की कोई ईयर्स दी गई हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं, तो अपने इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। ये हम आने वाली एक्सरसाइज जो है उसमें देखेंगे कि कैसे अगर हमें कोई भी डेटा दिया गया है तो उसका यूज कर, बार ग्राफ का यूज करके हम उस डेटा को किसी भी ग्राफ पर कैसे शो करेंगे। तो आपको अभी ये याद रखना है, ये जो इस टाइप का ग्राफ होता है इसे क्या कहते हैं हम, बार ग्राफ। अब हम बात करने वाले हैं डबल बार ग्राफ की। अभी तक हमने सिंगल बार ग्राफ जो था, जो दूसरा टाइप था, पर यहाँ पे हम डबल बार ग्राफ देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैथ के, सोशल साइंस के, साइंस के, इंग्लिश के और हिंदी के नंबर्स दिए गए हैं। इसमें 2005 और 6 और 6 और 7, मतलब कि 5 से 6 में और 6 से 7 में बच्चों ने कितने इम्प्रूवमेंट की है उसका ये कुछ ग्राफ दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम एक बच्चे की बात करें मैथ में, ये है मार्क्स ऑब्टेन बाय एक स्टूडेंट। ये एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड है 2005 का और 6 का। आप मान सकते हैं, मान लो आप 8th क्लास में हैं तो आपका 8th क्लास का और 9th क्लास का, अगर आपको दोनों का रिपोर्ट कार्ड जो है अपना कंपेयर करना है तो आप किसका यूज करोगे, डबल बार ग्राफ का। तो इसी तरीके से एक बच्चे का रिजल्ट जो है ये डबल बार ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट किया गया। तो देखते हैं, ये वाला बॉक्स है, ये वाला बार जो है ये 2005 से 6 वाले रिजल्ट को शो कर रहा है, और ये जो डार्क वाला है वो 6 से 7 वाले को। तो अगर हम देखें मैथ में, तो मैथ में बच्चे की इंप्रूवमेंट कुछ हुई है कि नहीं, तो हाँ हम देखें हुई है। 2005 में उसके सिर्फ 30 नंबर आए थे, अगर हम 2006 और 7 में देखें तो उसके 60 नंबर आए हैं, तो डबल हो गए हैं। इसी तरीके से अगर सोशल साइंस में देखें हम, तो सोशल साइंस में थोड़ी सी कम, मतलब इम्प्रूवमेंट हुई है पर बहुत कम हुई है। पहले 50 आए थे तो अब
55 आ रहे हैं। 6 2005 में कितने आए थे 50, और 2006 और 7 में कितने आ गए हैं 55। इसी तरीके से हम यहाँ देखें तो इसमें भी साइंस में भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है, पर अगर हम इंग्लिश में देखें तो थोड़े सा इम्प्रूवमेंट जो थी वो घट गई है। मतलब पहले वो अच्छा था, अब वो बेकार हो गया है। पहले कितने आए थे उसके नंबर, ऐसे देखते हैं हम, यहाँ आएंगे 50, पर अब कितने रह गए 50 से बिलो, क्योंकि ये ग्राफ अगर हम देखें तो 50 से बिलो आ रहा है। इसी तरीके से हिंदी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, क्योंकि दोनों ही ग्राफ क्या हैं, सेम सेम। तो ये था हमारा डबल बार ग्राफ। अगर आपको इस टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि दो इन्फॉर्मेशन का यूज करके हम जैसे कि 2 सालों को कंपेयर कर रहे हैं, जहाँ पे भी कंपेयर की बात आएगी वहाँ पे हम डबल बार ग्राफ का यूज कर लेंगे। तो ये था हमारा डबल बार ग्राफ। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे ग्राफ के टाइप तरफ। ये हमारा लास्ट है, ये सर्कल ग्राफ या फिर आप इसे पाई चार्ट भी बोल सकते हो। ऐसे ग्राफ आपने कई जगह देखे भी होंगे, आपकी ज्योग्राफी की बुक में, और भी आपने कई जगह ये देखे होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक सर्कल दिया गया है और इसके अंदर एक जो बच्चा है वो दिन में क्या क्या करता है उसे डिवाइड किया गया है। वो 8 घंटे जो है सोता है, 4 घंटे होमवर्क करता है, 3 घंटे वो कुछ और अपने काम करता है, और ये 3 घंटे कुछ पर्सनल काम है, और 6 घंटे वो स्कूल में रहता है। तो इस तरीके से पूरे सर्कल है, और फिर उसके कामों को डिवाइड कर रखा है। एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि हम आपको ये सर्कल दे दिया जाएगा, उसमें आपसे पूछेगा वो कितना % दिन का जो समय है वो सोने में वेस्ट मतलब स्पेंड करता है, तो वो आपको परसेंटेज में बताना होगा। तो वो आप कैसे करोगे वो हम आगे एक्सरसाइज में सीखेंगे। इसी तरीके से ये एक सर्कल या आप पाई चार्ट कह सकते हो। तो इस टाइप का जो ग्राफ होते हैं आप इन्हें सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट कह सकते हो। तो ये था हमारा जो भी हमारे ग्राफ वगैरह होते हैं इनका इंट्रोडक्शन। ये हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है। अगर आपको कभी भी हो सकता है एक ग्राफ दे दें या फिर किसी टाइप का भी कोई डेटा दे देते हैं और उस डेटा से बोलेंगे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, तो आप उसे कैसे बनाओगे, इस तरीके से आपको बनाना है। तो जैसे कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि वो जो, जैसे कि उसमें हमने देखे थे कि एक चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है। तो जैसे कि यहाँ पे देखते हैं ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी गई है। ये एक जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ये एक मतलब मैथ का रिजल्ट आया एक क्लास का उसके लिए बनाई गई है, जिसमें से 0 से 10, ये जो 0 से लेके 10 तक हैं, इतने के मतलब 0 से लेके 10 तक कितने बच्चों के नंबर आए हैं, वो आए हैं 2 बच्चों के। तो 2 बच्चों के आए हैं तो हम 2 बार 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी तरीके से 10 से 20, 10 और 20 इनके बीच में किसके आए हैं, कितने बच्चों के आए हैं, 10 बच्चों के इतने नंबर आए हैं। तो 10 के लिए हम कैसे करेंगे, 1 2 3 4, और 4 लाइन होने पे ही हम एक बड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे और कट कर देंगे। इसी तरीके से 4 लाइन हमें ड्रॉ करनी है और फिर 5 पे कट कर देना है। इसी तरीके से 20 से 30 इसके बीच में कितने 21 बच्चों के आए हैं, तो 21 के लिए भी हम करेंगे कैसे 5 5 5 और 5 20 हो गए और 1 21। इसी तरीके से 30 से 40 के बीच में कितने आए 19 बच्चों के, 19 के लिए बनाएंगे। 40 से 50 नंबर कितने बच्चों के आए 7 बच्चों के, तो 7 के लिए, और 50 से 60 किसके सिर्फ एक बच्चे के लिए, तो एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। और जो भी अब चीज़ें हैं हम डेटा का यूज करके इन सारी चीज़ों का यूज करते कैसे हैं वो हम एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज, ये जो आपका चैप्टर था 5th चैप्टर डेटा हैंडलिंग, इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये इंट्रोडक्शन का पार्ट समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज 5.1 के साथ।